नीट 2025 के फिजिक्स के इस क्वेश्चन ने कई सारे दूसरे क्वेश्चंस को जन्म दे दिया है। सबसे मुख्य क्वेश्चन यह है कि जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उनको सिलेबस की सही परख है? क्या वो सिलेबस को समझते हैं? क्या वो इस बात को जानते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो 11th और 12th के बच्चों से पूछने जा रहे हैं, जिनका सिलेबस मोर और लेस वेल डिफाइंड है। ऐसे इसी पेपर में एक दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा होगा जो शायद बेहद आसान है। उसी क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन की जगह कहाँ बनती है? क्यों पूछा आपने ऐसा क्वेश्चन? शायद इसलिए कि पिछले साल के हो हंगामे से आप डर गए और आपने इस बार तय कर लिया कि इस बार आप 720 नंबर किसी को लाने नहीं देंगे। हो सकता है, पर फिर भी ये तो सरासर नाइंसाफ़ी की तरह लगता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे चैनल पे हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। कंसिडर ए वाटर टैंक शोन इन द फिगर। इट हैज़ वन वॉल एट x इज इक्वल टू L. दिस इज अ वॉल ऑफ द कंटेनर and can be taken to be very wide in z direction. Z direction is obviously perpendicular to plane of this diagram, this dimension, and this dimension is quite large. That is what the question says. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught, where theta naught is too small compared to 1. This is what the question says, with the x axis at x is equal to L. ये वाटर की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है, एंड द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट x इज इक्वल टू L. दैट मीन्स द लिक्विड सरफेस is touching the container wall at this point, and the surface tangent to the surface makes an angle theta naught. If y is height of surface, then equation for y as a function of x. The tank is wide in z direction, surface tension is S, liquid density is rho, theta naught is small. This appeared quite strange to me in the first appearance. Theta naught is too small compared to 1. Wow. Well, देखते हैं आगे इसका कुछ यूज है क्या. And then the question says that theta at any value x, at any coordinate x, theta stands for the slope angle. If you draw a tangent, this angle is theta, right? So theta at any value of x can be taken to be equal to sin theta. It can be taken to be equal to tan theta, which essentially means that you have to assume that theta is small, and theta, sin theta, tan theta, and dy by dx all are same quantities. Then you have to get the equation of this curve, the surface in two-dimensional section of this surface. ये जो सरफेस है इसका टू डायमेंशनल सेक्शन, ये इस कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है. इस कर्व का इक्वेशन इनमें से कौन सा सही है? जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा, तो मुझे लगा शायद डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, पर नहीं. डायमेंशनल एनालिसिस से आप आंसर नहीं दे सकते, राइट? तो ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ लिक्विड की सरफेस पे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं. वो पॉइंट इनमें से, उनके कोऑर्डिनेट्स x और y इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें ये बताना है. इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपके मैथ्स के कोर्स में भी शायद ये इक्वेशन नहीं होता है, बट आप में से कुछ लोग इस इक्वेशन से फैमिलियर होते हैं. इफ़ यू हैव अ कर्व, yx curve, y is a function of x and you can draw a continuous curve, then the radius of curvature of the curve at any point is given by this expression. The radius of curvature stands for radius of a circle of which a small part of the curve is a part. That means अगर यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ऐसे सर्कल के ऊपर फिट बैठता होगा. इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. इतना गंदा बनाने के लिए माफ़ी चाहूँगा, मिटा देता हूँ जल्दी से, बट आप समझ गए मेरी बात. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है जो आप में से कुछ लोग जानते होंगे. अब आपने ये भी पढ़ा है कि
एक लिक्विड की सरफेस अगर कर्व्ड है तो कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज़्यादा होता है। अगर एग्जैक्टली स्फेरिकल सरफेस है तो प्रेशर में डिफरेंस S/R होता है, जहाँ S सरफेस टेंशन 2S/R होता है, आई एम सॉरी, जहाँ S सरफेस टेंशन है और R सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पर अगर सरफेस एग्जैक्टली स्फेरिकल न हो तो फिर सो कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो S इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, जहाँ R1 और R2 दो प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन जनरल अगर आप एक ऐसे कर्व्ड सरफेस को इमेजिन करें, ऐसे कर्व्ड सरफेस को इमेजिन करें, तो इस डायमेंशन में देखिए, ये जो कर्वेचर है, ऐसी एक गोल चीज इमेजिन कीजिए, उस पर फिट बैठता है ये कर्व, ये आर्क, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेटस से R1 है, और फिर उसके परपेंडिकुलर ये सेक्शन इमेजिन कीजिए आप, ऐसा, ये ऐसा भी घुमा हुआ है, ये जो गोल चीज आपको दिख रही है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो ये जो घुमाव है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और ये जो घुमाव है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अगर ऐसा सरफेस है तो फिर प्रेशर में जो डिफरेंस है वो S टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यहाँ जिस तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, अगर आप इमेजिन कर सकें, एक डायमेंशन जो है आपके टैंक का, वो ऐसे इनफाइनाइट बताया गया है ना, ये लिक्विड की सरफेस है, बिल्कुल पानी की सरफेस आप इसको इमेजिन कीजिए, तो ये कर्वेचर तो हमें दिख रहा है ऐसा, ये जो छोटा सा पार्ट हम लेंगे, ये एक ऐसे सर्कल का हिस्सा है, इसका रेडियस R है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस कर्व का, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और दूसरा परपेंडिकुलर जो रेडियस है वो देखिए इन्फिनिटी है, यहाँ पे कोई घुमाव नहीं है, ये पानी की सरफेस है, ऐसे प्लीज़ इमेजिन, ये पानी की सरफेस है, ये पानी की सरफेस का सेक्शन जो आप अभी यहाँ चित्र में देख रहे हैं वो ऐसा जा रहा है, और दूसरा जो परपेंडिकुलर सेक्शन है वो एकदम फ्लैट, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, कोई ऐसा कर्व नहीं मिलेगा, है कि नहीं, ऐसा कोई कर्व, ऐसा अगर ये घुमा हुआ रहता है यहाँ पर भी, तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड, वेल डिफाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये इनफाइनाइट, तो जो R2 है वो इन्फिनिटी है, 1/∞ इज 0, सो द प्रेशर डिफरेंस इज ओनली S/R। अगर आप ये बात समझते हैं और ये रिजल्ट जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फिर से यहाँ पे इस लोकेशन पे कोऑर्डिनेट XY पे अगर हम कर्व के रेडियस ऑफ कर्वेचर को R माने, तो यहाँ और यहाँ के प्रेशर में जो डिफरेंस है वो लिख सकते हैं S/R, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ के प्रेशर को मैं P बोल रहा हूँ, यहाँ के प्रेशर को P बोल रहा हूँ, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 बोल रहा हूँ। P0 P से ज़्यादा है, जो अंतर है इट इज़ S/R, ये R2 इन्फिनिटी होने की वजह से ये 0 हो गया। लेकिन इस पॉइंट के प्रेशर को मैं एक स्लाइटली डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता हूँ। थोड़ा सा एक इस डायग्राम को छोटा करके बना रहा हूँ, देखिएगा। इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन कहाँ लिया गया है इन्होंने नहीं दिखाया है, तो कहीं भी ये जो लाइन दिखाई गई है वाई डायरेक्शन के लिए उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, बट आप इमेजिन कीजिए कि ये पानी की सरफेस एक्चुअली में तो ये है, ये लाइन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको उधर हटा लीजिए। कहीं पे तो जाके ये फ्लैट हो गया, कहीं पे जाके ये फ्लैट हो गया, जहाँ ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल टैंक बहुत बड़ा है ऐसा मान लीजिए, तो ये दीवार के पास आते आते पानी की सरफेस ऐसे कर्व्ड हो गई, पर दूर जाते 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 वो फ्लैट हो गई। इस लोकेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सरफेस के ठीक नीचे यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये सरफेस फ्लैट हो गया, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रेशर P0 है। इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेशर P0 ही होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ठीक नीचे यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, विच मीन्स P प्लस रो जी वाई, P प्लस रो जी वाई इज P0, P प्लस रो जी वाई इज P0, which means P0 minus P is nothing but rho gy. So in place of P0 minus P I have written rho gy, and on the other side S/R, तो जो R का फॉर्मूला है ये 1/R, इसको फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया,
ये यहाँ लिख के रखा है मैंने, मैं खुद ही भूल जाता हूँ इसको, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती नहीं है बड़े मुश्किल से याद आता है, देखना पड़ता है। इसको फ्लिप कर दिया 1/r, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब P नॉट माइनस P ऑब्वियसली जैसा मैंने समझाया रो जी वाई के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इक्वेशन कॉपी कर दिया। अब इसको d2y/dx² को एक तरफ कर लिया, बाकी सारे टर्म एक तरफ कर दिए। अब जाके मुझे दिखा कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था कि थीटा नॉट इज टू स्मॉल कंपेयर टू 1। वो एक तो बोल रहे हैं कि जो थीटा नॉट है ना, थीटा नॉट tan थीटा नॉट के इक्वल है, dy/dx के इक्वल है। ये जो थीटा नॉट है ये dy/dx है। तो वो ये बोल रहे हैं कि dy/dx इज टू स्मॉल कंपेयर टू 1। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो dy/dx का होल स्क्वायर है इट इज टू स्मॉल कंपेयर टू 1। इसको इग्नोर करो जी, इसको 0 मान लो, हटाओ। तो ये आ गया d2y/dx² इज रो जी y बाई एस, शायद ऑप्शन 2 या 3 जो भी था देख लीजिएगा, उससे ये मैच खा गया। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके में अगर आप में से किसी ने कभी, जो मुझे तुरंत याद आ रहा है कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपने कहाँ पढ़ी होगी, अगर आपने स्ट्रिंग पे चलने वाले वेव, स्ट्रिंग पे दौड़ने वाले वेव के लिए कभी जो डिफरेंशियल वेव इक्वेशन होता है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश की हो, तो आपको इस तरह का केस देखने को मिला होगा जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखिए, इसको आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और रिमाइंडर दे दूँ कि इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x and you make a very small change in x, then the corresponding change in y can be written as dy/dx into delta x, right? Even if the change in x is finite, but you are convinced that it is very small, this equation is fine. This equation is approximately correct. So again, that is the liquid surface, same liquid surface. Here, if you draw a tangent, I'm sorry, it makes an angle theta with horizontal, not with vertical, with horizontal. The tangent makes an angle theta with horizontal at coordinate x, at a somewhat larger x coordinate, x plus delta x. The direction of tangent has changed. Now it makes an angle theta dash with horizontal. Here the tangent on the surface makes an angle theta. Here the tangent makes an angle theta dash. Theta dash is slightly different than theta. In this diagram, of course, if it is rising, so theta dash is slightly greater than theta. That's fine. अब वो जो सिलिंड्रिकल कैपिलरी में कैपिलरी राइज का फॉर्मूला डिराइव करते हो, उसको जरा मन में लेके आओ। एक मेथड होता है प्रेशर वाला और एक फोर्स वाला। फोर्स वाले मेथड को सोचो, क्या करते थे उसमें? जो सरफेस टेंशन का अपवर्ड पुल है वो कैपिलरी में पानी के वेट को बैलेंस करता है। ऐसा ही कुछ यहां पे सोचते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतने पानी के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे। इतना जो लिक्विड है इसके वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं। डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, ड्राइंग साफ बने इसलिए ऐसा बनाया है। तो ये जो पीले कलर का पानी दिख रहा है, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? सरफेस टेंशन का फोर्स। सरफेस टेंशन दोनों तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। वो कैपिलरी, सिलिंड्रिकल कैपिलरी में सब जगह इसे ऊपर था, और यहाँ एक किनारे नीचे, किनारे ऊपर है। ये तो दोनों इक्वल और अपोजिट है। नहीं, एंगल थीटा और थीटा डैश अलग है। इसलिए ये जो सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, वी आर जस्ट वरिंग अबाउट वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ये सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है और यहाँ जो इस किनारे पे सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों का डिफरेंस, एक ऊपर एक नीचे, दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, येलो कलर्ड वाटर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। कैसे लिखें? फिर से देखिएगा, ये जो डायमेंशन है ये बहुत बड़ा है। हम एल लेंथ इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा है, ये कर्व है, ये कर्व है, और ये डेप्थ एल इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, यहाँ दिखा दूँ, ऐसा 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 लग रहा है टेंजेंशियल, ऐसा ऐसा एट एन एंगल थीटा डैश टू हॉरिजॉन्टल। तो सरफेस टेंशन इंटू एल, एस इंटू एल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा डैश।
एस इंटू एल साइन थीटा डैश, एफ इंटू एस इंटू एल साइन थीटा डैश। ये अपवर्ड फोर्स हुआ इस किनारे पे। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे तो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो एस इंटू एल साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से नेट अपवर्ड फोर्स जो है, आई एम जस्ट राइटिंग अपवर्ड फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इट विल बी इक्वल टू दिस मच। अब छोटे एंगल के लिए जैसा क्वेश्चन भी कह रहा है कि साइन थीटा को टैन थीटा लिख लो, तो लिख लो भाई। नाउ टैन थीटा इज नथिंग बट dy by dx. व्हाट इज टैन थीटा डैश? Tan theta dash is value of dy by dx at this point. It is value of dy by dx at this point B. That means at x coordinate x plus delta x. And what is tan theta? Tan theta is basically dy by dx at coordinate x, right? So dy by dx at a or coordinate x and dy by dx at x plus delta x. Now look at this bracket. dy by dx एक क्वांटिटी है, लेट अस कॉल इट z फॉर ए मोमेंट, z और एनी अदर नेम वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। dy by dx एक क्वांटिटी है z। z की वैल्यू जब हमने x को डेल्टा x बदला, बाय व्हाट क्वांटिटी z हैज चेंज, dy by dx कितना बदला, यही तो पता करना है हमें। dy by dx की वैल्यू यहाँ पे, dy by dx की वैल्यू यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस। dy by dx कितना बदला, dy by dx को अगर z बोले तो z कितना बदला जब x को डेल्टा x बदला गया। अभी अभी मैंने बताया आपको कि z में चेंज जो होगा फॉर स्मॉल चेंज इन x, ऐसे लिख सकते हैं हम। यहां z किसको बोल रहे हैं, dy by dx। तो नेचुरली dy by dx की वैल्यू में जो स्मॉल चेंज है, इट कैन बी रिटन एज दिस, वेयर z इज dy by dx। सो z को dy by dx लिखेंगे तो d2y by dx स्क्वायर डेल्टा x. So this quantity is nothing but d2y by dx square into delta x. So this is the net upward force due to surface tension. Now what is weight of liquid over here? Of course we are going to ignore this. So इतना weight लिखेंगे, ये डायमेंशन L है, ये डेल्टा x है, L into डेल्टा x, L into डेल्टा x into y, यही वॉल्यूम हुआ इसका, ये y है। डेंसिटी और g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वेट हो गया। अब वेट इज इक्वल टू नेट अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स, ये फोर्स इज इक्वल टू वेट कर दिया, तो ये फिर से वहीं पहुंच गए। पर सवाल फिर से वही है कि नीट के पेपर में ये सवाल या इवन जेईई एडवांस के पेपर में ये सवाल क्यों पूछना भाई? क्या आपके पास आइडियाज़ की कमी हो गई है क्वेश्चन पूछने के लिए? सोचिए इस पर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जन जागृति भी जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के अलावा। गुड बाय।